जो क्लास 12th के लिए कम से कम 30-35 पीजीटी शिक्षकों द्वारा प्रोजेक्ट परख के तहत महत्वपूर्ण विभिन्न विषयों के परीक्षा उपयोगी प्रश्न तैयार किए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी इलेक्टिव के प्रश्नों के उत्तर सेट 1 का कंप्लीट कर लिया है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी कोर क्लास 12th हिंदी कोर जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए बराबर है के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ये सेट 1 है, टोटल 5 सेट तैयार किया गया है। सबसे पहले है आपका बहु विकल्पीय प्रश्न अपठित गद्यांश है। तो इस गद्यांश को आप लोगों ने देख लिया होगा, इसी से आपको खोज खोज कर आंसर देना है। जैसे आपका क्वेश्चन है मानवाधिकार, मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ साफ लिखा हुआ है मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है मानव का अधिकार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव का अधिकार। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है मानवाधिकार कानून द्वारा इनमें से कौन सा अधिकार नारियों का नहीं है? तो सामाजिक बंधन का अधिकार। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर उपसर्ग मतलब होता है जो शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ हो जाएगा अधि उपसर्ग। फिर है नागरिकों के अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? तो संविधान में। मानवाधिकार में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि। अपठित पद्यांश है आपका, तो ये पद्यांश को आप लोग देख लिए। सुख दुख में मुस्काना, धीरज से रहना, वीर की माता हूँ, वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ, साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती। तो ये इससे आपका क्वेश्चन है सुख दुख में किसके साथ मुस्कुराना चाहिए? तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि सुख दुख में क्या लिखा हुआ है कि सुख दुख में धीरज, सुख दुख में मुस्कुराना, धीरज से रहना, मतलब धीरज के साथ मुस्कुराना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा धीरज के साथ। अगला क्वेश्चन है सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए? तो राष्ट्र के लिए। पीर का अर्थ क्या होता है? तो पीर का अर्थ होता है इसमें पीड़ा। प्रस्तुत पद्यांश में किसके माता एवं बहन का वर्णन किया गया है? तो वीरों के। अब है पठित गद्यांश, मतलब किताब से गद्यांश को लिया गया है और उसी से आपका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये जो पंक्ति लिया गया है वो पहलवान की ढोलक से लिया गया है। रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती देती रहती थी? तो पहलवान की ढोलक। ढोलक की आवाज किसके भीतर संजीवनी शक्ति का संचार करती थी? तो गांव के लोगों का। टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? तो दृश्य और श्रव्य दोनों है। फिर है पठित पद्यांश से, तो यहाँ पर मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये देख लिया आप लोगों ने। इससे क्वेश्चन है 15 नंबर प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो ये हरिवंश राय बच्चन का कविता है। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो आत्म परिचय से लिया गया है। जग जीवन का भार लिए कौन फिरता है? तो कवि स्वयं। कवि किसका दो तार लिए फिरता है? तो सांस का। कवि किसका पान करने की बात कर रहा है? तो अश्नेषुरा का। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1907 में। पतंग कविता के कवि कौन है? तो आलोक धनवा। फूलों को पार में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। कविता के बहाने किसकी कविता है? तो कुंवर नारायण की। कविता के बहाने किस प्रकार की रचना है? तो छंद मुक्त। कविता अपने पंख रूपी कल्पना से क्या भरती है? तो उड़ान को। काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? तो ओम धानवी थानवी। समाचार लेखन की शैली कौन सी है? तो उल्टा पिरामिड शैली। मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है? तो सोशल मीडिया। और लास्ट क्वेश्चन है फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है मनोरंजक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ पंक्ति किसकी है और किस पाठ से है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय पाठ से है। कवि कैसा संसार लिए फिरता है एवं कवि की वाणी कैसी है? तो कवि का काल्पनिक संसार लिए फिरता है एवं कवि की वाणी कोमल एवं शीतल है।
कवि आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म 1948 ईस्वी को मुंगेर बिहार में हुआ था। भादो महीना के मूसलाधार बारिश के बाद किस ऋतु का आगमन होता है? तो शरद ऋतु का आगमन होता है। कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? तो कविता के अस्तित्व पर विचार किया गया है। बाहर भीतर में कौन सा समास है तथा हिंदी में कुल कितने समास होते हैं? तो बाहर भीतर में द्वंद्व समास है एवं हिंदी में समास की संख्या 6 है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि एवं द्वंद्व समास। बात सीधी थी पर कविता किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है। भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है एवं भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो महादेवी वर्मा एवं भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है। अब है यहाँ से, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है? तो प्रस्तुत प्रश्न आत्म परिचय पाठ से लिया गया है। यहाँ कवि भावनाओं को महत्व देता है लेकिन संसार का प्राणी भावनाओं को महत्व नहीं देता। कवि दुनियादारी में लगे रहना चाहता है, वह प्रेममयी संसार चाहता है, परंतु कवि को यह प्रतीत होता है कि संसार में प्रेम का अभाव ही अभाव है और प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है। 40 है, हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत कविता हलावादी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी बीतता है, अर्थात समय कभी रुकता नहीं है, वो सतत गति से चलता रहता है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इस कविता के भाव पक्ष को प्रेम की सूक्ष्म व्याकुलता की दृष्टि को रखा गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिन ढलने का भय सताना दोनों ही प्रेम की व्याकुलता के परिचायक है। इस कविता का शिल्प सौंदर्य, भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रभावमयी है। 41 है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी है, जिसका अर्थ है धन की देवी, लेकिन नाम के मुताबिक लक्ष्मी के पास बिल्कुल धन नहीं था, इसलिए अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? तो बाजार दर्शन का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है। वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को भी खरीदता चला जाता है, परंतु जब जादू उतरता है तो ज्ञात होता है कि वह वस्तु उसे आराम देने के बजाय उसके आराम में खलल डालती है। 43 है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आश्रित है, यही कारण है कि हमारे फसल की वृद्धि वर्षा पर ही आश्रित है, इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। 44 है, मनोहर श्याम जोशी का जीवन परिचय देते हुए पाठ के विषय में संक्षिप्त विवरण दे। तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 ईस्वी में हुआ था। वैसे इनका परिवार उत्तराखंड के निवासी कुमाऊं थे, किंतु इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। दिनमान पत्रिका के सहायक संपादक एवं साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादन का कार्य भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिज की हैरानी, हमजाद एवं क्याप आदि। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है। यह कहानी आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर नई उपलब्धियों को समेटे हुए है तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं खिसकते चले गए हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। क्यों? तो सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो की व्यवस्था साधन संपन्न और सुव्यवस्थित थी। वहां अन्न भंडार की व्यवस्था सुंदर थी। भव्य एवं दिव्य सुविधा के बावजूद भी वहां कोई प्रदर्शन या दिखावा नहीं था। 46 है, तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए कवितावली के उत्तराखंड का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुन काव्य धारा के
रामश्री शाखा के कवि थे। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके मां का नाम हुलसी देवी एवं पत्नी का नाम रत्नावली देवी था। ये अकबर के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस महाकाव्य है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली एवं कवितावली आदि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली के उत्तर कांड के माध्यम से अपने तत्कालीन युग की आर्थिक विषमताओं को दर्शाया। इसके माध्यम से कवि अपने तत्कालीन समाज के यथार्थ की समता एवं विषमता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर पर उस घर, कविता में पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो प्रस्तुत कविता सुकवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने नामक पाठ से अवतरित है। यह कविता कवि के काव्य इन दिनों संग्रह से लिया गया है। इस काव्यांश के द्वारा कवि ने चिड़िया के उड़ान के दृष्टांत द्वारा कविता की भावाभिव्यक्ति की असीम उड़ान का वर्णन किया है। यहाँ कवि अपनी भावाभिव्यक्ति की ऊंची उड़ान भरता है। चिड़िया और कवि दोनों ही ऊंची उड़ान भरता है, किंतु उस ऊंची उड़ान से चिड़िया अनभिज्ञ है, क्योंकि कविता की ऊंची उड़ान कहीं उससे अधिक है। कवि अपनी अभिव्यक्ति को कहीं भी बाहर भीतर ले जा सकता है। इस घर उस घर, कविता की उड़ान या पहुंच कभी भी हो सकती है, किंतु चिड़िया इस उड़ान से अनभिज्ञ रहती है, अर्थात वो इस उड़ान के मायने को समझ नहीं पाती है। 48 है मोहनजोदाड़ो की विशेषताएं बताएं। तो मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब मुर्दों का टीला है। यह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पूर्व इस शहर को इस तरह व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी भी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नई दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर है। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यही संभव हुई है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन संभव हो सका। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, वह मोहनजोदाड़ो से बड़ा नगर नहीं है। मोहनजोदाड़ो एक मातृसत्तात्मक नगर हुआ करता था। स्तूप वाला चबूतरा भी मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के आकर्षण का केंद्र है। जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से? तो यहाँ है पहला, सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का सबसे अहम काम सूचना देना है, जिसके जरिए ही हमें देश दुनिया की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पॉइंट आपका बनेगा सूचना देना। यहाँ से यहाँ आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। पहला है सूचना देना, दूसरा है शिक्षित करना। तो जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें शिक्षित एवं जागरूक बनाते हैं। तीसरा है मनोरंजन करना। तो जनसंचार के माध्यम से हमें मनोरंजन के साधन भी प्राप्त होते रहते हैं। फिर है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज के एजेंडे भी तैयार करते हैं। पांचवा है जनसंचार के माध्यम से निगरानी रखना, विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना आदि प्रमुख कार्य किए जाते हैं। जनसंचार माध्यम संचार करने, सूचना प्रसारित करने और लोगों को एक साथ आने के लिए एक साझा मंच बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। 50 है जनसंचार मुद्रित माध्यमों की खूबियां और कमियां बताएं। तो सबसे पहले यहाँ खूबी बताए हैं कि शब्दों को एक बार नहीं अनेक बार पढ़ सकते हैं। अपनी रुचि और समझ के अनुसार उस स्तर के शब्दों से वाकिफ हो सकते हैं। फिर चिंतन, मनन एवं अध्ययन को अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। शब्दकोशों का प्रयोग भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। किसी सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित भी किया जा सकता है। उसके बाद इसकी कमियां हैं कि यह माध्यम अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है। मुद्रित माध्यम अन्य टीवी एवं रेडियो की भांति तुरंत सूचना नहीं दे सकता है। और मुद्रित माध्यम एक निश्चित अवधि 24 घंटे
में एक बार, सप्ताह में, माह में एक ही बार प्रकाशित होते हैं। उसके बाद है आपका जल जंगल जमीन का प्रतीक झारखंड पर एक निबंध लिखे। तो यहाँ पर ये थोड़ा निबंध बड़ा है, आप इसको देख लीजिए, इसी तरह लिखना है। ये आंसर भी ऑफिशियल ही दिया गया है, मैंने अपने से इसको नहीं बनाया है, ये ऑफिशियल आंसर है। तो आप इसको देख के उतार लीजिएगा, कॉपी में याद कर लीजिएगा। उसके बाद चुनाव के दिनों में बढ़ गए शोर और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की अपील करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र लिखे, अथवा जल प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जल विभाग को पत्र लिखे। तो दो तरह का पत्र है, दोनों में से कोई एक पत्र को लिखना था। तो आप देख सकते हैं थानाध्यक्ष को पत्र लिखा गया है कि सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, हिरनपुर पाकुड़ झारखंड, विषय चुनाव के दिनों में बढ़ गए ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के संबंध में। और ये डिटेल आप देख सकते हैं, इस तरह लिख देना है, आपका विश्वसनीय हिरनपुर पाकुड़ देना। उसी तरह जल प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखा गया है जल विभाग को, ये उसका प्रारूप है, इसी तरह आपको लिख लेना है। ये आंसर भी ऑफिशियल ही दिया गया है, इसीलिए जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।